हेलो एंड वेलकम टू द लेक्चर। इस लेक्चर में जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है मॉडर्न मॉडर्न हिस्ट्री एसएससी पीवाईक्यूज पार्ट 4। लेक्चर की शुरुआत से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है, स्वीकरण है हमारे पास, जो कि हमें यहाँ समझना बहुत जरूरी है इससे पहले कि हम आगे प्रस्थान करें। डिस्क्लेमर कुछ इस प्रकार से है: द इमेजेस, टेक्स्ट एंड अदर मटेरियल्स यूज्ड इन आवर प्रेजेंटेशंस आर फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners. If you are the owner and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the same. पहला क्वेश्चन है, चंदेर नगौर और चंदन नगर डैश कॉलोनी थी जिसे ब्रिटिश नेवी ने 23 मार्च 1757 को कैप्चर कर लिया था। विकल्प है डैनिश, डच, फ्रेंच या पोर्टुगीज। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे सी, फ्रेंच। स्पष्टीकरण: जो बैटल था चंदेर नगर का वो एक सक्सेसफुल अटैक था फ्रांस के सेटलमेंट पे चंदेर नगर में ब्रिटिश फोर्सेस के द्वारा। इस फोर्स को कमांड कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव और चार्ल्स वॉटसन। 23 मार्च 1757 को जब 7 इयर्स वॉर चल रहा था, चंदेर नगर मिलिट्री ऑक्यूपेशन में रहता है ब्रिटिशर्स के जब तक कि ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन नहीं हो जाती 1763 में, जो कि इस वॉर को खत्म कर देती। तो देखिए, यदि हम बात करें इस चीज की तो जो यूरोपियन पावर्स थी असल में, जो मेन यूरोपियन पावर्स थी, जैसे कि पोर्टुगीज, ब्रिटेन, स्पेनिश, फ्रेंच और डच, इन यूरोपियन पावर्स ने जो कॉलोनाइजेशन स्टार्ट किया था वो पूरे वर्ल्ड का किया था। और क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस ये दोनों इंडिया में भी थे और इसी के साथ साथ ये वर्ल्ड की बाकी कंट्रीज पे भी लड़ रहे थे, तो इसी वजह से इनके 7 इयर्स वॉर की शुरुआत होती है। इस 7 ईयर वॉर के दौरान ब्रिटेन और फ्रांस पूरे वर्ल्ड में जहां जहां भी इनकी कॉलोनीज थी वहां पे लड़ रहे थे। और इसी युद्ध में जो भारत में फ्रांस की कॉलोनी थी चंदेर नगर, उस पे हमला कर देती है ब्रिटेन की फौज या ब्रिटेन की नेवी, और इस लड़ाई में वो जीत जाते हैं। इसके बाद चंदेर नगर को मिलिट्री ऑक्यूपेशन में रखा जाता है ब्रिटिश द्वारा जब तक कि ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन नहीं होती 1763 में, जो कि इस लड़ाई को खत्म कर देती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस इकोनॉमिस्ट ने हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ टर्म किया था? विकल्प हैं बिमल जलान, अमैया कुमार बागची, विजय खेलकर, राजा कृष्ण। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे डी, राजकृष्ण। स्पष्टीकरण: जो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है वो एक टर्म है जो कि लो एनुअल ग्रोथ रेट दिखाता है भारत की अर्थव्यवस्था की, जब से हमने 1991 रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस नहीं किए थे। अगर हम बात करते हैं 1991 रिफॉर्म्स की, जिसको हम कहते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या फिर एलपीजी, जिसका मतलब होता है लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये 3 रिफॉर्म्स किए गए थे 1991 में। इससे पहले जो भारत की एनुअल ग्रोथ रेट थी इकोनॉमी की वो बहुत ज़्यादा कम थी।
जो कि 3.5% के करीब रुक जाती है 1950 से 1980 के बीच में। वहीं पे जो पर कैपिटा इनकम ग्रोथ थी वो भी 1.3% पे रुक जाती। तब राजकृष्णा ने इस टर्म को कॉइन किया था, जिसका मतलब था कि ये टर्म दिखाता था लो ग्रोथ रेट इंडिया में, जिसमें कि ज़्यादातर हिंदू पॉपुलेशन है, और ये एक शार्प कॉन्ट्रास्ट था हाई ग्रोथ रेट्स के जो कि बाकी एशियन कंट्रीज में हो रही थी। यानी उस टाइम पे इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो काफ़ी लो थी, लेकिन जो एशियन कंट्रीज की इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो काफ़ी हाई थी। अगला प्रश्न है, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया को कब ढूंढा गया या कब स्थापित किया गया? विकल्प है 1951 में, 1956 में, 1948 में या 1964 में। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे ए 1951। स्पष्टीकरण, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया को 1951 में ढूंढा गया था प्रमोट और पॉपुलराइज करने के लिए शूटिंग स्पोर्ट्स को भारत में। जो लोकसभा के पहले स्पीकर थे श्री जीवी मावलांकर, वो फाउंडर थे और प्रथम प्रेसिडेंट भी थे एनआरआई के। जिसके बाद श्री गोविंद वल्लभ पंत बनते हैं, फिर श्री लाल बहादुर शास्त्री रहे, फिर श्री वाई बी चौहान रहे, श्री जी एस डिलॉन, श्री जोगिंदर सिंह, और इसी के साथ और भी कई सारे प्रेसिडेंट रहे। प्रेजेंट में जो एनआरएआई के प्रेसिडेंट है वो है श्री रणिंदर सिंह, जो कि एक बहुत ही कीन और स्किल शूटर है पटियाला रॉयल फैमिली की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार था बंगाल के पार्टीशन के लिए 1905 में? विकल्प हैं लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपॉन या लॉर्ड मायर। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे ए लॉर्ड कर्जन। स्पष्टीकरण, 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने घोषणा करी, जो कि उस समय पे वायसराय थे भारत के, कि पद इसके बंगाल का विभाजन होगा, और 16 अक्टूबर 1905 को ये कर दिया गया, जो कि विभाजित होने के बाद लगभग 6 साल तक रहता है। तो यदि बात करें हम बंगाल की, तो 1905 तक बंगाल सिर्फ बंगाल हुआ करता था। 1905 में बंगाल के दो हिस्से कर दिए गए, एक वेस्ट बंगाल जो कि हिंदू बहुल क्षेत्र था, यानी उसमें ज्यादातर हिंदू मेजॉरिटी के लोग थे, और दूसरा ईस्ट बंगाल, जिसमें कि ज्यादातर मुस्लिम मेजॉरिटी के लोग थे। जो आपका वेस्ट बंगाल है, इसको हम लोग आज भारत का एक प्रोविंस के तौर पे जानते हैं, यानी ये आज के टाइम पे एक इंडियन स्टेट है। वहीं पे जो ईस्ट बंगाल है, आज हम इसको बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। यानी पहले ये ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, फिर बाद में 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद ये बांग्लादेश के तौर पे एक नया देश बन गया। इसको करने का कारण जो लॉर्ड कर्जन ने दिया, वो ये दिया कि ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इसको डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि बंगाल जो था वो सिंगली बहुत ज्यादा बड़ा था, तो उसको उस टाइम पे मैनेज करना मुश्किल होता जा रहा था, इसलिए उन्होंने इसे दो हिस्सों में बांट दिया। लेकिन जो इंडियन साइड थी वो ये कह रही थी कि हिंदू मुस्लिम मेजॉरिटी को तोड़ने के लिए, हिंदू मुस्लिम्स में खटास पैदा करने के लिए किया गया है। इसके बाद स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत होती है, यानी जो अंग्रेजों का सामान था उसको पूर्ण तरीके से बॉयकॉट कर दिया जाता है, या उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाता है। 1911 में बंगाल को फिर से यूनाइटेड कर दिया गया दिल्ली दरबार के दौरान।
इस टाइम पे जो वॉर्स रहे थे वो कौन थे? लॉर्ड हेडिंग। और 1911 ही वो समय था कि जब ब्रिटिश इंडिया की राजधानी को कलकत्ता से शिफ्ट करके दिल्ली कर दिया गया। तो ये कुछ इवेंट्स थे जो कि 1905 के इवेंट से कनेक्टेड है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फॉरेन ट्रैवलर्स करेक्टली मैच नहीं होता है अपने रिस्पेक्टिव कंट्री से जहां से वो आते हैं? विकल्प है इब्न बतूता मोरक्को से, मार्को पोलो इटली से, पीटर मुंडी चाइना से, अल ब्रूनी उज्बेकिस्तान से। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है पीटर मुंडी चाइना। स्पष्टीकरण, पीटर मुंडी 17वीं सेंचुरी में एक ब्रिटिश मर्चेंट ट्रेडर थे, ट्रैवलर थे और राइटर थे। वो सबसे पहले ब्रिटेन में आते हैं अपने रिकॉर्ड्स के लिए, जिसे वो लिखते हैं इटेरिनियम मुंडी में। और उसी के बाद वो चाइना जाते हैं, जहाँ पे सबसे पहले बात वो चाय को टेस्ट करते हैं। और एशिया में बहुत ज़्यादा वो घूमते हैं, फिर रशिया जाते हैं और यूरोप जाते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें कि जो चाइनीज ट्रैवलर्स या राइटर्स थे, जो भारत में मुख्यतः आए थे, सबसे पहले उनमें नाम आता है वायेन का। ये सबसे पहले थे जो आए थे। फिर नाम आता है युआन तसैंग का। और फिर नाम आता है इत्सिंग का। ठीक है। युआन तसैंग को हम अक्सर प्रिंस ऑफ पिलग्रिमेज के नाम से भी पुकारते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा वाइडली ट्रैवल किया और बहुत सारी चीजें लिखी। अगला प्रश्न है कि जो आर्टिकल की सीरीज थी जिसका टाइटल था न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, जो कि कांग्रेस की मॉडरेट पॉलिसी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करती थी, जो कांग्रेस की पॉलिसी थी ब्रिटिश रूल के लिए, उस किताब को किसने लिखा है? बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, श्री औरोबिंदो, लाला लाजपत राय। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे श्री औरोबिंदो। स्पष्टीकरण, श्री औरोबिंदो एक फिलोसोफर, योगी, गुरु, पोइट और नेशनलिस्ट थे भारत के। इन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज को पढ़ाई करी अपने किंग्स कॉलेज इंग्लैंड में, और इसी के साथ न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड को लिखा और 1893 में पब्लिश करा दिया। जो मॉडरेट पॉलिटिक्स थी उसको इन्होंने बहुत ज्यादा सीरीज ऑफ आर्टिकल से चेंज किया। तो देखिए, अगर हम बात करें इसके बारे में, तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इसकी शुरुआत होती है गोकुलदास, तेजपाल, संस्कृत कॉलेज से, जो था आपका बॉम्बे में। ठीक है। और ये बनता है आपका 1886 में। उस टाइम पे इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे डब्ल्यू सी बैनर्जी, और इसके जो सेक्रेटरी थे वो थे एओ ह्यूम।
कांग्रेस कुछ टाइम के बाद दो हिस्सों में डिवाइड होगी। एक हिस्सा था मॉडरेट और दूसरा हिस्सा था एक्सट्रीमिस्ट। और ये टाइम होता है 1907 के सूरत सेशन में। जो मॉडरेट्स थे उनकी पॉलिसी क्या थी कि अंग्रेजों से हम लोग डिप्लोमेटिक तरीकों से डील करें। वहीं पे जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनकी पॉलिसी क्या थी कि हम लोग फोर्स पॉलिटिक्स का या बाकी चीजों का इस्तेमाल करके अंग्रेजों से अपनी बातें मनवाए। तो श्री औरोबिंदो जो थे वो असल में एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा को सपोर्ट करते थे और मॉडरेट विचारधारा को उन्होंने काफी क्रिटिसाइज किया। और इसी क्रिटिसाइजेशन में जो उनके आर्टिकल्स की सीरीज थी न्यू लैंड्स फॉर ओल्ड, वो भी एक चीज ही थी। अगला प्रश्न है कि क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन कब हुआ? जब भारत में उन्होंने ये डिसाइड किया कि भारत को अब गवर्न किया जाएगा ब्रिटिश मोनार्क के थ्रू अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। विकल्प है 23 जुलाई 1878 को, 1 नवंबर 1858 को, 16 जनवरी 1789 को, 12 जून 1875 को। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे बी, 1 नवंबर 1858 को। स्पष्टीकरण। 1 नवंबर 1858 को ग्रैंड दरबार होता है इलाहाबाद में, जहां पे लॉर्ड कैनिंग एक रॉयल प्रोक्लेमेशन को पढ़ते हैं जो कि अनाउंस करता है कि जो क्वीन है उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारे चार्जेस ले लिए हैं। इसी के साथ जो फ्यूचर होगा ब्रिटिश पॉलिसी का वो भी वहां का क्राउन ही डिसाइड करेगा। अब हम बात करें इसकी, तो देखिए जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 था और उससे पहले जो डलहौजी रिपोर्ट थी 1826 की, इन चीजों में एक चीज बहुत ज्यादा हाईलाइट हो गई थी, वो था ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज। क्योंकि कंपनी मेन तौर पे फोकस करती थी सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा मेजर रिवॉल्ट हमें देखने को मिलता है 1857 में। और इसके बाद जो चीजें हमारी पिट्स एक्ट 1783 में डिसाइड की गई थी, यानी जो इकोनॉमिक अफेयर्स थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थे। और वहीं पे जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन था वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास थी। इन दोनों ही चीजों को बदल दिया गया, यानी अब जो प्रीवियस पोजीशन थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की, उसको बदल के कर दिया गया वायसराय ऑफ इंडिया। और वायसराय जो थे उनके पास पावर्स थी कि वो किंग के बिहाफ पे रूल कर सकते थे भारत में। और इसी के साथ जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था इसको बदल के नई एक बॉडी इंट्रोड्यूस करके जिसका नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है। और ये सब चेंजेस भारत में फॉर्मली इंट्रोड्यूस किए गए
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कितने इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट थे भारत में बाद में मर्ज हुए इंडिपेंडेंस के बाद? विकल्प है 575, 545, 535, 562। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है डी 562। स्पष्टीकरण, 562 जो आजाद प्रिंसली स्टेट्स थे वो भारत में इंटीग्रेट हो गए आजादी के बाद। इंडिया के जो पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग और ब्रूट फोर्सेस दोनों का ही इस्तेमाल करके प्रिंसली स्टेट्स को मिला लिया। तो देखिए, जब हम बात करते हैं प्री इंडिपेंडेंस इंडिया के बारे में, तो जो प्री इंडिपेंडेंस इंडिया था वो असल में कुछ हिस्सों में डिवाइडेड था। पहला जो ब्रिटिश इंडिया था, यानी जहां पे ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट कंट्रोल था, और दूसरा हिस्सा प्रिंसली स्टेट्स था, यानी जहां पे जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो अपने इंटरनल अफेयर्स खुद मैनेज कर सकते थे, लेकिन उनका फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस और कम्युनिकेशन ये ब्रिटिशर्स के हाथ में था। जब भारत आजाद होता है 1947 में, तो भारत के दो हिस्से कर दिए जाते हैं। एक हिस्सा जिसे हम आज भी इंडिया के नाम से जानते हैं, और एक हिस्सा जिसको हम आज पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको ये परमिशन दी गई थी कि वो चाहें जिसके साथ भी जा सकते हैं। अगर वो इंडिया के साथ जाना चाहें इंडिया के साथ चले जाएं, पाकिस्तान के साथ जाना चाहें पाकिस्तान के साथ चले जाएं, और अगर किसी के साथ नहीं जाना चाहें तो वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की कोशिशों की वजह से लगभग लगभग सारे स्टेट्स भारत में मिल गए, केवल 3 स्टेट्स को छोड़ के। और ये 3 स्टेट्स कौन से थे? जम्मू एंड कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। बाद में इन स्टेट्स को भी भारत में मिला लिया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस डांस फॉर्म को ग्रेट वैष्णव संत और रिफॉर्मर महापुरुष शंकरदेव ने इंट्रोड्यूस किया था? विकल्प हैं ओडिसी, मणिपुरी, सत्रिया, मोहिनीअट्टम। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे सी, सत्रिया। स्पष्टीकरण, महापुरुष श्रीमता शंकरदेव ने डेवलप किया था सत्रिया डांस को, जो उसकी आज की प्रेजेंट फॉर्म है उसमें, जिसमें जो प्लेज हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं और साथ के साथ जो धार्मिक शिक्षा है वो दी जाती है। 15वीं सेंचुरी तक आते आते जो फ्लूट थी यानी बांसुरी थी वो इसका पार्ट बन गई, और वहीं पे जो शंकर देव थे वो इस डांस फॉर्म्स के लिए म्यूजिक को कंपोज करते थे। अगला प्रश्न है, 1915 के किस महीने में महात्मा गांधी पूर्ण तरीके से साउथ अफ्रीका से लौट के आते हैं और साउथ अफ्रीका में अपना जो रेसिस्ट रेजिम के खिलाफ उनका प्रदर्शन था उसे मुकम्मल करते हैं? विकल्प हैं जुलाई, मई, जनवरी या मार्च। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे सी, जनवरी। स्पष्टीकरण, महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को अपोलो बंडेर में आते हैं, जिसे आज अपोलो बंदर कहा जाता है बॉम्बे में। गांधी जी का सत्याग्रह था वो सबसे पहली बार 1907 में साउथ अफ्रीका में शुरू हुआ ब्लैक एक्ट के खिलाफ। तो जो सही आंसर है वो है जनवरी।
और 9 जनवरी को ही हम सेलिब्रेट करते हैं प्रवासी दिवस के तौर पे, यानी कि माइग्रेशन डे। यानी जो भी भारतीय देश विदेश में हैं और वहां पे उनकी वजह से जो भी कार्य वो कर रहे हैं देश के विकास के लिए या जिस देश में उसके विकास के लिए, उसे सम्मानित करने के लिए। अगला प्रश्न है कि जो मध्यकाल के ट्रैवलर थे मार्को पोलो, वो किस देश से बिलोंग करते थे? विकल्प है इस्तांबुल, ज्यूरिक, वेनिस या पेरिस। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे सी, वेनिस। स्पष्टीकरण। मार्को पोलो जो थे वो वेनिस सिटी में पैदा हुए, इटली की, और एक वेनिटेनियन मर्चेंट और एडवेंचरर थे जिन्होंने यूरोप से एशिया में 1271 से 1295 तक स्टे किया और 17 साल वहां पे रहे। इसी के साथ उन्होंने अपनी इंग्लिश में एक किताब लिखी, इसका नाम था ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो, जो कि एक क्लासिक ट्रेवलर लिटरेचर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन स्पीकर बनता है जवाहरलाल नेहरू के भाषण के बाद जब वो 15 अगस्त 1947 को देते हैं? विकल्प है सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल या सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे डी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। स्पष्टीकरण। जो 3 मेन स्पीकर्स थे सेंट्रल हॉल में पार्लियामेंट के, वो थे जवाहरलाल नेहरू, चौधरी खालिद ख्वाजमीन और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे सबसे एमिनेंट स्पीकर थे ऑफिशियल इवेंट में। उन्होंने अपनी बहुत फेमस स्पीच जो है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, वो दी थी पार्लियामेंट में। अगला प्रश्न है अलूरी सीताराम राजू एक ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे और किस स्टेट से बिलोंग करते थे? विकल्प हैं बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या गुजरात। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे सी, आंध्र प्रदेश। स्पष्टीकरण। जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने अभी हाल ही में ब्रॉन्ज स्टैचू अलूरी सीतारमन राजू का आंध्र प्रदेश में इनॉग्रेट किया है, उनकी 125वीं जन्म दिवस को मनाने के लिए, जो थी 4 जुलाई 2022 में। अगला प्रश्न है निम्न दिए गए फ्रीडम फाइटर्स में से किसने इंडियन नेशनल आर्मी को या आजाद हिंद फौज को बनाया था 1943 में? विकल्प हैं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह या सुभाष चंद्र बोस। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे डी, सुभाष चंद्र बोस। स्पष्टीकरण। आजाद हिंद फौज और इंडियन नेशनल आर्मी को सबसे पहली बार मोहन सिंह द्वारा 1942 में स्थापित किया गया था। इसे रिवाइव किया नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, ताकि जो भारत का कंप्लीट इंडिपेंडेंस है या पूर्ण स्वराज है वो इंट्रोड्यूस किया सके ब्रिटिश राज से। और जो इंडियन नेशनल आर्मी थी, ये हाथ मिलाती है इंपीरियल आर्मी ऑफ जापान से।
और जैसा कि हम जानते हैं जो जापान था वो असल में ब्रिटिशर्स के खिलाफ इस जंग में लड़ रहा था। तो ये दोनों मिलके ब्रिटिशर्स के खिलाफ जंग छेड़ते हैं इंडिया में और ईस्टर्न पार्ट्स में। अगला प्रश्न है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसने पौंडीचेरी या पुदुचेरी को कब्जाया था फ्रांस से, वो किस साल में कब्जाया था? विकल्प है 1761, 1699, 1674, 1738। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे ए 1761। स्पष्टीकरण। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने पौंडीचेरी को पुडुचेरी को कब्जाया था फ्रांस से 1761 में। जो रामकृष्ण मिशन था उसने किस आइडिया को बहुत ज्यादा फोकस किया सोशल सर्विस और सेल्फलेस एक्शन के थ्रू? विकल्प है भक्ति, एजुकेशन, सैल्वेशन या गॉड। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे सी सैल्वेशन। स्पष्टीकरण। रामाकृष्ण मिशन जो था उसने सैल्वेशन के आइडिया को काफी ज्यादा फेमस किया सोशल सर्विस और सेल्फलेस एक्शन के थ्रू। रामकृष्ण मिशन जो था एक हिंदू रिलीजियस और स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि पूरी दुनिया में स्पिरिचुअल मूवमेंट के लिए जानी जाती थी, जिसे हम जानते हैं रामकृष्ण मूवमेंट या वेदांत मूवमेंट। इस मिशन का नाम एक इंडियन स्पिरिचुअल गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पे पड़ा था, जिन्होंने की रामकृष्ण चीफ डिसिपल स्वामी विवेकानंद के गुरु भी थे और 1 मई 1897 को उन्हें ज्वाइन किया था। ये ऑर्गेनाइजेशन जो थी ये प्रोपोगेट करती थी हिंदू फिलॉसफी को, वेदांत, अद्वैता और वेदांता की। और जो 4 योगिक आइडल्स थे यानी कि जन, भक्ति, कर्म और राजयोग। अगला प्रश्न है राजा राम मोहन रॉय ने किस रिफॉर्म एसोसिएशन को फाउंड किया था जिसे ब्रह्मो समाज के नाम से पहले जाना जाता था और बाद में उसका नाम क्या कर दिया गया? विकल्प हैं देव समाज, आर्य समाज, ब्रह्मो स्कूल या ब्रह्मो समाज। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे डी ब्रह्मो समाज। स्पष्टीकरण। राजा राम मोहन रॉय ने ढूंढा था एक रिफॉर्म एसोसिएशन को जिसको हम जानते हैं ब्रह्मो समाज के नाम से, जिसे बाद में ब्रह्मो समाज भी कहा गया, पहले ब्रह्मो समाज के नाम से जानते थे। जो ब्रह्मो समाज था ये एक सोसाइटल कंपोनेंट था ब्रह्मोइज्म का, जिसकी शुरुआत एक मोनास्टिक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट के तौर पे हुई थी और बंगाल रेनेसांस के दौरान ये शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको मुख्य तौर पे मास्टर दा के नाम से पुकारा जाता था और जिन्होंने की चिट्टागोंग आर्मी रेड को शुरू किया था 1930 में? विकल्प हैं सूर्य सेन, गणेश घोष, अनंत सिंह या लोकनाथ बाउल। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। स्पष्टीकरण। सही आंसर है सूर्य सेन। सूर्य सेन को मुख्य तौर पे मास्टर दा के नाम से जाना जाता था, जिन्होंने की चिट्टागोंग आर्मरी रेड को शुरू किया 1930 में अप्रैल में। सूर्य सेन को सूर्य कुमार सेन के नाम से भी जाना जाता है। ये एक इंडियन रिवॉल्यूशनरी थे जो कि बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल थे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में ब्रिटिश रूल के खिलाफ, और इन्होंने चिट्टागोंग आर्मरी रेड भी करी थी। तो देखिए 1930 में सॉल्ट लॉ के आने के बाद गांधी जी इस्तेमाल करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का,
जिसे हम कई बार सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी पुकारते हैं। ठीक है, अब ये जो मूवमेंट था, इस मूवमेंट के दौरान ही जो चिट्टागोंग था, जो उस समय के बंगाल में पड़ता था, इसमें सूर्य कुमार सेन चिट्टागोंग पुलिस आर्मरी पे रेड मार देते हैं और वहां से हथियार लूट के वहां पे इंडियन फ्लैग को फहराते हैं। लेकिन इसके बाद सूर्य कुमार सेन को पकड़ लिया जाता है जब ये मूवमेंट खत्म होता है, और इन्हें बाद में डेथ सेंटेंस दे दिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चीज को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था? विकल्प है चोकर बली, दुर्गेश नंदिनी, मैला आंचल या प्रतिज्ञा। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है दुर्गेश नंदिनी। स्पष्टीकरण, 1865 में पब्लिश बंकिम चंद्र जी की सबसे पहली बंगाली नोवेल दुर्गेश नंदिनी ने बंगाली प्रोस राइटिंग को रिवोल्यूशनाइज कर दिया। इसे फर्स्ट मॉडर्न नोवेल भी कहा जाता है इंडियन लैंग्वेज में। बंकिम चंद्र चटर्जी का नाम हम एक और चीज के लिए जानते हैं कि देखिए यहाँ पे दो चीजें आप समझिए। पहला होता है नेशनल एंथम और फिर आता है हमारा नेशनल सॉन्ग। जो नेशनल एंथम है उसे लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने, और वो है हमारा जनगण गण। वहीं पे जो नेशनल सॉन्ग है उसे लिखा है बंकिमचंद्र चटर्जी ने। और जो किताब थी, ओ सॉरी, जो सॉन्ग था उसका नाम क्या था? वंदे मातरम। ठीक है, तो ये दो चीजें याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कास्ट इक्वलिटी को प्रोपोगेट करने के लिए निम्नलिखित में से किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? विकल्प हैं ज्योतिबाई फुले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाल गंगाधर तिलक या महात्मा गांधी। सही उत्तर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे ए ज्योतिबा फुले। स्पष्टीकरण, कास्ट इक्वलिटी को बढ़ावा देने के लिए ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना करी। सत्यशोधक समाज एक सोशल रिफॉर्म सोसाइटी थी ज्योतिबा फुले के द्वारा ढूंढी गई पुणे महाराष्ट्र में 24 सितंबर 1873 को। ये एक मिशन दिखाता था एजुकेशन का और इंक्रीज सोशल राइट्स का और पॉलिटिकल एक्सेस का अंडर प्रिविलेज ग्रुप्स में, और खासकर औरतों पे, किसानों पे, ये दलित पे, और महाराष्ट्र में मेन फोकस इनका था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को ढूंढा था 1784 में? विकल्प हैं सर विलियम जॉन्स, राजा राम मोहन रॉय, द्वारकानाथ टैगोर या हेनरी विवियन डेरोजियो। सही उत्तर देने के लिए सबके पास 10 सेकंड का समय है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे सर विलियम जॉन्स। स्पष्टीकरण, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जिसे स्कॉलर सोसाइटी भी कहते थे, उससे 15 जनवरी 1784 को
सर विलियम जॉन्स के द्वारा ढूंढा गया, जो कि एक ब्रिटिश लॉयर और ऑन्टेलिस्ट थे, और उन्होंने ओरिएंटल स्टडीज को काफी ज्यादा इंकरेज भी किया था। जॉन्स ने सबसे पहला और सबसे फेमस सीरीज जो थी डिस्कोर्सेस की, उस पर लेक्चर भी दिए थे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को ढूंढने के बाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से गवर्नर जनरल ने सती प्रैक्टिस के खिलाफ एक लॉ बनाया था दिसंबर 1829? विकल्प हैं लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे लॉर्ड विलियम बेंटिक। स्पष्टीकरण, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक लॉ बनाया सती प्रैक्टिस के खिलाफ दिसंबर 1829 में, जो बंगाल सती रेगुलेशन थी, जिसने सती प्रैक्टिस को बंद कर दिया। उसके सभी जुरिस्डिक्शंस को ब्रिटिश इंडिया में बंद कर दिया गया 4 दिसंबर 1829 को। और उस समय के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। इस रेगुलेशन ने डिस्क्राइब किया था सती प्रैक्टिस को कि जो ह्यूमन नेचर है ये उसकी भावनाओं के बहुत ज्यादा खिलाफ है। अगला प्रश्न है, अगस्त 1907 में मैडम बिकाची कामा जो थी वो पहली पर्सन बनती है इंडियन फ्लैग को फहराने वाली भारतीय सॉइल विदेशी मिट्टी पे। तो वो उन्होंने कहाँ पे किया था? विकल्प है जर्मनी, बेल्जियम, पोलैंड, स्वीडन। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे ए जर्मनी। स्पष्टीकरण, 22 अगस्त 1907 को मैडम बिकाजी कामा जो थी वो पहली पर्सन बनती है जिन्होंने की भारतीय झंडे को विदेशी मिट्टी पे फहराया, वो भी स्टुटगार्ट जर्मनी में। और वहां पे उन्होंने अपील करी ह्यूमन राइट्स के लिए, इक्वालिटी के लिए और ऑटोनॉमी के लिए ग्रेट ब्रिटेन से, और डिस्क्राइब किया कि किस तरीके से जो ग्रेट ब्रिटेन का राज है भारत में वो भूखमरी और तबाही को बढ़ावा दे रहा है। अगला प्रश्न है कि जो बक्सर की लड़ाई थी जिसमें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्सेस को हेक्टर मुनरो ने लीड किया था, उसने किन राज्यों की कंबाइंड आर्मीज को हरा दिया? विकल्प है मीर जाफर, सिराजुद्दौला और शाह आलम सेकंड की, मीर कासिम, शाह आलम और सौजाउद्दौला की, मीर जाफिर, मुगल एम्परर बहादुर शाह सेकंड और सौजाउद्दौला की, या सिराजुद्दौला, सौजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे बी मीर कासिम, मुगल एम्परर शाह आलम और सौजाउद्दौला फवर। स्पष्टीकरण, बैटल ऑफ बक्सर जो था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसे हेक्टर मुंडो लीड कर रहे थे और जो कंबाइंड आर्मीज थी मीर कासिम, शाह आलम और सौजाउद्दौला की, उनके खिलाफ ये हुआ था। अगला प्रश्न है 1809 में किसने अमृतसर ट्रीटी को साइन किया महाराजा रणजीत सिंह के साथ में? विकल्प हैं लॉर्ड माइकल जॉन हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड जेम्स एंड्रू रैमसे ने, या चार्ल्स टी मैटकेल्फ ने। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे चार्ल्स टी मैटकेल्फ है। स्पष्टीकरण, 1809 में लॉर्ड चार्ल्स टी मैटकेल्फे ने अमृतसर ट्रीटी को साइन किया महाराजा रणजीत सिंह के साथ में। मैटकेल्फे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रेजेंट कर रहे थे और रणजीत सिंह सिख किंगडम को प्रेजेंट कर रहे थे पंजाब के। इस ट्रीटी के अनुसार रणजीत सिंह के पास परमिशन थी कि वो सतलुज रिवर के नॉर्थ में जितना चाहें उतना अपने राज्य को फैला सकते हैं, और वहीं पे जो साउथ होगा वो पूरी तरीके से ब्रिटिश एम्पायर के लिए रहेगा। इसी के साथ हमने कर लिया है इस लेक्चर को समाप्त। आप सभी का धन्यवाद।